Dear friends, in our continuation of our discussion on cash flow statement, today we will cover the rest of the adjustments. In my previous video, I explain you the basics of the cash flow statements. Then I cover the adjustment for depreciation and then I cover for provision for debt. हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में ये कवर करा था. Today I will cover the rest of the adjustments. That's a provision for taxation. ये मेरी एडजस्टमेंट है. एक हम करेंगे इंटरेस्ट और एक हम डिविडेंड. तो these are the various type of adjustments which are covered under the 12th syllabus. So let's start. So now start with the provision for taxation. We have already discussed कि we prepare cash flow statement as per accounting standard 3 which is being prescribed by the CA Institute. As per AS3, payment of tax and tax provision should be shown separately in a cash from operation in CFS. हम लोगों ने अभी पिछले वीडियोस में ये सीखा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में वी विल ओनली टेक द डिफरेंस ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स. हमने ये सीखा था. बट with reference to the provision for taxation, with reference to the tax, AS3 prescribed that payment of tax and tax provision should be shown separately in a cash from operation itself. अब मैं यहाँ पे ज़्यादा टैक्सेशन लॉ बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल सिंपली से tax provision is made at the end of the accounting year and tax payment is done next year at the time of filing income tax return after the close of accounting year. मीन्स हम अगर बात करें, हम टैक्स का प्रोविज़न करेंगे, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 24 को और से मेरी रिटर्न फाइल करने की डेट 31/7/24 है. तो यहाँ पे इस डेट को मैं प्रोविज़न करूँगा और इस डेट को मैं टैक्स की पेमेंट करूँगा. ठीक है, मैं ज़्यादा टैक्सेशन लॉ में इन्वॉल्व नहीं हो. अब हमें टैक्स की एडजस्टमेंट शो करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दी प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट. क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट भी हो सकती है, प्रोविज़न फॉर टैक्स का डाटा बैलेंस शीट में भी अपीयर हो सकता है. बट दिस अकाउंट विल हेल्प मी इन डूइंग द रेलेवेंट एडजस्टमेंट फॉर प्रोविज़न फॉर टैक्स. हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस करा था लास्ट वीडियोस में कि जितने भी अकाउंट्स में प्रोविज़न होते हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं. तो ओपनिंग बैलेंस मेरा क्रेडिट साइड से स्टार्ट हुआ और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया. अब हम जब टैक्स पे करेंगे तो व्हाट एंट्री विल पास? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हमने प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या करा है? डेबिट. इसका मतलब जो टैक्स पेमेंट करेंगे वो प्रोविजन फॉर टैक्स की क्रेडिट साइड में आ गया. और हम जितने भी प्रोविजन बनाते हैं वो हम कहाँ से बनाते हैं? पीएनएल से. तो हमने एंट्री पास करी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स. हमने प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करा है? क्रिएट करा है. तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रोविजन फॉर टैक्स को, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने यहाँ पे क्रेडिट करा है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ गया. इट मींस जो सिंपल प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ गया मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस इधर डेबिट साइड पे आ गया. जो टैक्स हमने पे करा वो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट कर दिया और जो इस साल प्रोविजन क्रिएट करा है वो हमने क्रेडिट कर दिया. ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको समझ में आ गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हाउ टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर टैक्स. सिंपल बैलेंस शीट मैंने गिवन है. नाउ लेट्स स्टार्ट. प्रॉफिट शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं है, मींस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं आएगा. प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है? 2 लाख रुपए. नेट प्रॉफिट इधर 2 लाख आ गया. प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मैं आपको एक ही तरीके समझाता हूँ, समझ में आएगा. ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 20,000. मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग बैलेंस 20 लिख दिया. क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास? 30,000. मैंने क्लोजिंग बैलेंस 30 लिख दिया. बैंक हमारा कितना इंक्रीज हुआ है? 2,10,000. ये मेरा आंसर आएगा. अब प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है. इसमें हम ये एज्यूम करेंगे जो लास्ट ईयर का टैक्स है, जो लास्ट ईयर हमने प्रोविजन करा था
वो टैक्स हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पे कर दिया। ये जो प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं 1/4/22 से 31 मार्च 23 तक। तो हम लोगों ने ये जो प्रोविज़न करा था, ये प्रोविज़न हमने करा था 31 मार्च 22 को। और जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा था कि हमने जो ये प्रोविज़न करा है 31 मार्च 22 को, इसको हमने कब पे कर दिया होगा? 31 मार्च 22 को। तो अकॉर्डिंगली अगर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, वी एज्यूम जो ये ओपनिंग प्रोविज़न था, ये हमने इस साल पे कर दिया। और जब हम टैक्स पे करेंगे तो प्रोविज़न फॉर टैक्स हम लोगों ने प्रोविज़न डेबिट कर दिया, और इसको हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस दिखाएंगे। तो ऑब्वियसली जब ये हमने पेमेंट कर दी, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आई 30,000, ये कैसे आई? ये टोटल मेरे पास 50 आ रहा है, 50 में से हमने 20 माइनस कर दिए, बैलेंसिंग फिगर 30 आई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हमने इस साल टैक्स का प्रोविज़न करा, और जो हमने इस साल टैक्स का प्रोविज़न करा है, वो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं। हम इसको ये मानते हैं इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। और जैसे जस्ट लाइक डेप्रीसिएशन, हम लोगों ने डेप्रीसिएशन नेट प्रॉफिट में ऐड करी थी अंडर सीएफओ, सिमिलरली प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने क्रिएट करा है, बिकॉज हमने एंट्री क्या पास करी है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आप देखेंगे इस एंट्री से सिर्फ प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, कैश का आउटफ्लो मेरे पास नहीं हो रहा है। तो बाय ट्रीटिंग इट एज अ नॉन कैश एक्सपेंस, हम लोगों ने सीएफओ में इसको ऐड कर दिया, और जो टैक्स हमने पे करा है वो हमने लेस कर दिया। तो अब आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे मेरे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का डाटा नहीं है। तो जो भी ये सीएफओ है, तो हमने इस सबको प्लस माइनस करके कितना आया? कैश फ्रॉम ऑपरेशन 2,10,000, और 210 ही मेरा इंक्रीज हुआ है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नाउ कम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम बैलेंस शीट है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? टैक्स प्रोविजन इन FY 22-23 वॉज 45। अब आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे पास? ये नेट प्रॉफिट 2 लाख गिवन है। टैक्स प्रोविजन की एडजस्टमेंट है ओपनिंग 20, क्लोजिंग 30। तो मैंने यहाँ पे ओपनिंग 20 लिख दिया, क्लोजिंग मैंने यहाँ 30 लिख दिया। टैक्स प्रोविजन कितना हुआ है? 45। जो प्रोविज़न होता है वो हम प्रोविज़न फॉर टैक्स में क्रिएट कर देते हैं, या हमने 45 क्रिएट कर दिया। और ये जो 45 हम लोगों ने क्रिएट करा, ये एडजस्टमेंट है, इसका भी डबल इम्पैक्ट होगा। ये हम सीएफओ में ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया इस केस में हम इसको नॉन कैश एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। अब प्रोविजन फॉर टैक्स को जब बैलेंस करा, ये टोटल कितना आया? 65। इधर 65 लिखा, तो ये 35 मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आई। इट रिप्रेजेंट्स द कैश पेमेंट, तो हमने इसको सीएफओ में ही लेस कर दिया 35। तो जब आप इस सीएफओ को टोटल करेंगे, इट कम्स टू 2,10,000, और वही मेरी बैलेंस शीट में आंसर आ रहा है। तो हम लोगों ने भी दो चीज़ें सीखी कि अगर मुझे प्रोविज़न फॉर टैक्स की कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो लास्ट ईयर के प्रोविज़न को पेमेंट मानूंगा, सीएफओ में लेस कर दूंगा, और करंट ईयर का जो प्रोविज़न गिवन है इसको मैं ऐड कर दूंगा। इट मीन्स हमने इस साल का प्रोविज़न क्रिएट करा है। और अगर एडजस्टमेंट गिवन है टैक्स प्रोविज़न क्रिएट इस साल कितना करा है, तो अकॉर्डिंगली मैं प्रोविज़न फॉर टैक्स में टैक्स प्रोविज़न का डाटा पुट करूंगा। तो जो टैक्स प्रोविज़न करा है वो सीएफओ में ऐड करूंगा, और बैलेंसिंग फिगर मेरे पास कैश पेमेंट की टैक्स पेमेंट की आ गई, उसको मैं सीएफओ में लेस कर दूंगा। सेम आंसर आ रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? सेम मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज नहीं है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मैंने लास्ट क्वेश्चन में प्रोविजन दिया था, यहाँ मैंने क्या वर्ड लिख दिया? टैक्स पेड, कि हमने इस साल कितना टैक्स पे करा। तो यहाँ पे 45,000 की टैक्स की पेमेंट है, प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, वो मैं यहाँ पे ले गया। अब हमने टैक्स पे कितना करा है? 45। तो ये एडजस्टमेंट में गिवन है, और हमने सीखा जितनी भी एडजस्टमेंट होगी उसका ड्यूल इफेक्ट होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने पे करा है, सॉरी इस साल टैक्स, वो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट कर दिया, और हमने उसको सीएफओ में यहाँ पे लेस कर दिया।
तो अब आप देखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स में डेबिट साइड में टोटल 75 आ रहा है, इधर भी 75 लिखा। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई, इट रिप्रेजेंट्स इस साल कितना हमने टैक्स का प्रोविजन करा है। और जो हम करंट ईयर में टैक्स का प्रोविजन करते हैं वो हम सीएफओ में ऐड कर देते हैं। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे सीएफओ का नेट इम्पैक्ट सेम आ रहा है 210, और उतना ही मेरा यहाँ पे कैश बढ़ा। तो आई होप आपको ये प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी, इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। नाउ कम द एडजस्टमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके अंदर क्या टिपिकलिटी है मैं बताता हूँ। इसमें दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और उसका ट्रीटमेंट इन सीएफएस। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का सेपरेट ट्रीटमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्या ट्रीट करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पे हम जो बनाते हैं सीएफओ, इट शुड ओनली शो द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। it should exclude any outflow or inflow on account of non-operational items। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट में एक तो आएगा इंटरेस्ट की वर्किंग, और उसका ट्रीटमेंट सीएफएस में कैसे होगा। इंटरेस्ट इज एडेड टू द नेट प्रॉफिट इन सीएफओ बीइंग नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि जितने भी नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस होते हैं ये वाले, हम इसको सीएफओ निकालते हुए नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास नेट प्रॉफिट आता है, इट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंस वेदर दी ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल, एंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द वन ऑफ द एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग। तो हेंस टू अराइव एट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, हम नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस को नेट प्रॉफिट में सीएफओ में ऐड कर देंगे। और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, इट्स शोन एज अ पेमेंट इन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एज इंटरेस्ट पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंस। लोन लेना इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक वर्ड यूज कर रहा हूं, उसकी सर्विसिंग। सर्विसिंग का मतलब लोन की रीपेमेंट, और उस पे जो इंटरेस्ट है इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। प्रॉफिट 1 लाख से 3 लाख हो गया है। लोन हमारा 1 लाख से 3 लाख हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ नहीं है। कैश मेरा बैंक बैलेंस बढ़ के 3 से 7 लाख। अब यहाँ पे क्वेश्चन एडजस्टमेंट में दे रहा है लोन हैज रेज्ड ऑन 1/7/22। अब यहाँ पे आप देखेंगे लोन के आगे 10% रेट है। क्वेश्चन है में इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया है। तो जो मैंने आपको बात बताई थी, सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट निकालना है। अब आप देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालें। ओपनिंग बैलेंस लोन का कितना था? 1 लाख रुपए। इसका मतलब 1/4/22 से 31 मार्च, सॉरी 30 जून 22 तक वी हैव यूज 1 लाख रुपीज। उसके बाद लोन अमाउंट इंक्रीज हो गया। वो कितना हो गया और उसको यूज कब तक करा है? एंड ऑफ द ईयर तक। इसका मतलब 1 लाख पे हम देंगे 10% इंटू 3/12, और 3 लाख पे देंगे 10% इंटू 9/12। इस अमाउंट को हम सॉल्व करेंगे, इट कम्स टू 2500 रुपीज। और इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पूरे साल का कितना हो गया? 30,000। ये कट के कितना हो गया? 3/4। तो जो पूरे साल का हो गया 9 महीने का कितना हो गया? 22,500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे पास? 25। इसका मतलब इस साल लोन पे जो इंटरेस्ट है वो 25,000 रुपये बन रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने ये इंटरेस्ट पे करा है या नहीं करा है। देखिए हम जो अकाउंटेंसी है, वी डू दी अकाउंटेंसी ऑन एक्रूवल बेसिस। अगर हमने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी होती तो इंटरेस्ट यहाँ पे बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेबल आ रहा होता। और हमने अभी तक यहाँ पे, सॉरी,
यहाँ बैलेंस शीट में कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरे का पूरा 25,000 रुपये मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। आई विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ मैंने इंटरेस्ट पेबल दिया। तो अब हम अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं है, प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख, ये हमने सीएफओ में शो कर दिया नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमने वर्कआउट करा 25,000। ये एडजस्टमेंट है, इसका ड्यूल इम्पैक्ट हमने इसको सीएफओ में ऐड कर दिया बीइंग नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस, और हमने इसको पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर दिया। तो अगर आप देखें, एक एक्टिविटी में ऐड कर रहा हूँ और एक एक्टिविटी में लेस कर रहा हूँ, तो ओवरऑल इम्पैक्ट तो जीरो हो रहा है, बट इट्स नेसेसरी टू मेक सच एडजस्टमेंट टू अराइव एट द प्रॉपर व्यू, टू अराइव एट द एक्चुअल कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हमने 25,000 रुपये सीएफओ में ऐड कर दिया, 25,000 रुपये फाइनेंसिंग में लेस कर दिया। अब लोन कितना इंक्रीज हुआ है, 1 लाख से 3 लाख 2 लाख इंक्रीज हुआ है, इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, ये जो मेरी एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट एज सच नहीं है, दिस इज ओनली बीइंग गिवन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। Otherwise, this is not an adjustment. This is an information only for the purpose of calculating interest. तो 2 लाख रुपए मेरे पास लोन आ गया। अब आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना जनरेट हुआ 2,25,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनफ्लो कितना हुआ 175, टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ मेरे पास, तो हमारे पास टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 लाख जनरेट हो गया और मेरे पास यही आंसर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कैसे करा है। सबसे पहले हमने इस एडजस्टमेंट के बेसिस के ऊपर वी वर्क एट द इंटरेस्ट अमाउंट, दिस इज द वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, एंड देन अकॉर्डिंगली हमने जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आएगा वो सीएफओ में ऐड होगा बीइंग अ नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड रेस्ट जो हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे करते आएंगे। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूं जहां पे मैंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है, इंटरेस्ट पेबल। बिल्कुल सब कुछ सेम है, सिर्फ मैंने ये इंटरेस्ट पेबल एडिशनल इंट्रोड्यूस करा है। यहाँ पे मेरा कैश कितना इंक्रीज हुआ है 4,08,000, ये मेरा इंक्रीज हुआ है, ये मेरा आंसर आना चाहिए यहाँ पे। अब इंटरेस्ट पेबल ये इंडिकेशन दे रहा है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो मैंने एक्रू करा है, बट पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड। कैसे करेंगे, लेट्स प्रोसीड। लोन सेम डेट मैंने दी है तो हम कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करते। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है 25,000, हमने ऊपर वर्कआउट करा था, सेम डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आएगी, ये 25,000 रुपये जो इंटरेस्ट है इसकी मैंने इस साल एंट्री पास कर दी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल। अभी क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट पेएबल है, मैंने इंटरेस्ट इतना एक्रू करा है यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को एक इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस और क्लोजिंग 9,000। ओपनिंग हमारा 1,000 आ रहा है और क्लोजिंग हमारा 9,000 आ रहा है। इस साल हमने कितना इंटरेस्ट एक्रू करा है 25,000। तो ये इंटरेस्ट पेबल अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ वो 1/4/22 टू 31 मार्च 23 बना रहा हूँ। तो हम लोगों ने इस साल कितना इंटरेस्ट एक्रू करा है 25,000, बिकॉज हमने इस एंट्री में इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट करा है, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर दिया। अब आप देखेंगे टोटल इंटरेस्ट पेबल की क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट आ रहा है 26। तो हमें लेजर अकाउंट बैलेंस करना है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर रिप्रेजेंट कर रही है इट रिप्रेजेंट्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स इस साल मैंने एंट्री पास कर दी इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17,000। इस केस में हमने इंटरेस्ट जो पीएनएल में डेबिट करा है वो 25 है, तो 25,000 मैं यहाँ पे ऐड करूंगा बीइंग अ नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस, और पे कितना करा है 17, वो फाइनेंसिंग में लेस करूंगा। इन प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखेंगे कुछ भी इंटरेस्ट पेबल का डाटा नहीं आ रहा है,
it means whatever interest we have debited to the P&L account, same has been paid. But in this question, there is a data of interest payable in a balance sheet, which means the sum of the interest has not been paid. And to know that thing, हम लोगों ने इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बनाया है. इट्स अ लाइबिलिटी. तो क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इधर आ गया. जो इंटरेस्ट इस साल एक्रू करा वो इंटरेस्ट पेबल को हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया. एंड द बैलेंसिंग फिगर इज द कैश पेमेंट जो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले गए. तो मेरे पास सीएफओ का टोटल आया 225, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल आया 183, टोटल इज 408. तो मेरे पास ये 408 कैश जनरेट हुआ है और आप यहाँ पे देखेंगे 40. तो इंटरेस्ट पेबल में जो मैंने आपको बोला था, दो चीज़ें आ गई, एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट. होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एडजस्टमेंट फ्रॉम 12th परस्पेक्टिव. मैं बार बार 12th परस्पेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी एडजस्टमेंट इन कैश फ्लो फ्रॉम अ सीए परस्पेक्टिव, बट हमारे 12th में इतनी है तो इसलिए ये लास्ट एडजस्टमेंट है. अब थोड़ा सा हम डिविडेंड के बारे में नॉलेज लेते हैं, देन विल प्रोसीड विद द एडजस्टमेंट. डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. और हमारी बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आता है, इट्स अ रिटेन अर्निंग. वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आता है. डिविडेंड डाटा विल नॉट अपीयर इन अ बैलेंस शीट बट इट अपीयर्स बाय वे ऑफ एडिशनल, क्योंकि वो डिविडेंड तो हमने पे कर दिया. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता था, सर जैसे इंटरेस्ट पे नहीं करा है, हो सकता है डिविडेंड का भी ऐसा डाटा हो, बट 12th में वो चीज़ आपके कोर्स में नहीं है. डिविडेंड का जितना भी एडजस्टमेंट आएगी हम वहाँ पे एज्यूम करेंगे डिविडेंड पे कर दिया है. कुछ भी डिविडेंड पेबल के नाम से आपको बैलेंस शीट में डाटा अपीयर नहीं होगा. अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे उसका कैश फ्लो में, it will be added to NP in CFO as it's an appropriation of profit, because हमको क्या निकालना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. तो नेट प्रॉफिट जो मेरे पास बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, इट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंस, इट्स आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन. हेंस टू अराइव एट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, हम नेट प्रॉफिट में जितना भी डिविडेंड है वो ऐड कर दें. और जितना डिविडेंड हमने पे करा है, इट विल बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब डिविडेंड के बारे में थोड़े से एक दो कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट है. दे आर टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड क्या चीज होती है, विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मीन्स सपोज फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा था, कंपनी ने इस साल का डिविडेंड 1/7/23 को ही दे दिया. थोड़ा सा कंपनी को प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो उन्होंने डिविडेंड दे दिया. इसमें लॉ पॉइंट्स इन्वॉल्व है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे डेलिब्रेट नहीं करूँगा. तो इंटरिम डिविडेंड वो जो साल खत्म होने से पहले ही डिविडेंड देते हैं. और फाइनल डिविडेंड उसको एक दूसरा वर्ड आएगा, प्रपोज डिविडेंड. उसका मतलब हमारा क्या हो रहा है कि विच इज पेड फॉर फाइनेंशियल ईयर आफ्टर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये हम कहना चाह रहे हैं. इंटरिम साल खत्म होने से पहले ही दे देंगे और फाइनल साल खत्म होने के बाद देंगे. फॉर फाइनल डिविडेंड फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. Proposed dividend for last year is to be considered in CFS because of certain legal requirement. Means हमको अगर करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसको हम इग्नोर कर देंगे. लीगल पॉइंट है इसलिए मैं उस पर ज्यादा डेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ. फिर हमें यह भी चेक करना है विद रेफरेंस टू द फाइनल डिविडेंड whether preference share capital is given or not. If information is given about rate of final dividend on equity shares, then final dividend on preference share has to be paid if preference shares are there. Because आपने पढ़ा है preference share क्या होते हैं. Preference shares दो टाइप की preference कैरी करते हैं. एक, they will be entitled to dividend before dividend on equity shares. Hence अगर हम फाइनल डिविडेंड
इक्विटी शेयर्स को दे रहे हैं तो हमको प्रेफरेंस को भी देना पड़ेगा। दिस इज द स्पेशल पॉइंट फॉर फाइनल डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। नो सच पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इन केस ऑफ इंटरिम। इंटरिम में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमने इंटरिम इक्विटी शेयर्स पे दिया है तो हम प्रेफरेंस पे नहीं देंगे, इवन इट्स प्रेफरेंस इज देयर। इस कॉन्सेप्ट को लेट्स टेक अप विद एन एग्जांपल। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है यहाँ पे 1 लाख से 3 लाख हो गई। नो चेंज इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये जो 10% का रेट है, इट्स अ डिविडेंड रेट। प्रॉफिट 1 लाख से 3 लाख हो गया। न्यू शेयर्स इशूड ऑन 1/7/22। proposed dividend for last year is 12% and for current year is 15%. मैंने आपको ऊपर समझाया था, दिस इज irrelevant information from CFS perspective cash flow statement. Interim dividend paid on 1/10/22 at the rate of 8%. So let's proceed with the question. इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बढ़ी है? 1 लाख से 3 लाख बढ़ी है। इसका मीन्स ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो चला गया। इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख से 3 लाख, 2 लाख पैसा आ गया। प्रेफरेंस शेयर में कोई मूवमेंट नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं जाएगा। प्रॉफिट 1 लाख से 3 लाख हो गया, 2 लाख का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम डिविडेंड पे आते हैं। न्यू इक्विटी शेयर्स इशूड ऑन 1/7/22। इस पॉइंट की रेलेवेंस इसके लिए मैं भी आता हूं इस पॉइंट। हमने लास्ट ईयर का कितना डिविडेंड प्रपोज करा है? 12%। और ये जो प्रपोज डिविडेंड है, इट्स ऑन इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड का रेट वेरी होता है, प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स है। तो लास्ट ईयर कितने शेयर्स थे इक्विटी शेयर्स? 1 लाख। तो हमने 12% इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया है। फाइनल डिविडेंड इक्विटी शेयर्स 12 लाख। इसका ड्यूल इंपैक्ट आएगा। देखिए टोटल डिविडेंड कितना आ रहा है? 46। ये हम CFO में ऐड करेंगे और यहाँ इंटरेस्ट टाइप हो गया, और ये हम फाइनेंसिंग में लेस करेंगे। तो हम पहले रिस्पेक्टिव डिविडेंड समझते हैं। तो फाइनल डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे कितना आ गया? 12% लास्ट ईयर का। क्योंकि ये 12% कैसे आया मेरे पास? मेरे पास लास्ट ईयर शेयर्स 1 लाख के थे। 1 लाख पे 12%, इट कम्स टू 12,000 रुपीज। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर हम इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दे रहे हैं, फाइनल डिविडेंड, तो प्रेफरेंस पे देंगे। प्रेफरेंस का रेट कितना है? 10%। और लास्ट ईयर प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 1 लाख। तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स पे भी फाइनल डिविडेंड दे दिया 10%, 1 लाख पे। ये अमाउंट कैसे आया है? 1 लाख इंटू 10%, इट कम्स टू 10,000 रुपीज। अब आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमने कब दिया है? 1/10/22 को। कितना? 8%। अब 1/10/22 को जो हमने 8% दिया है, उस वक्त इक्विटी शेयर्स कितने थे? हमने नए शेयर्स कब इशू करे? 1/7/22 को। इसका मतलब इस दिन मेरे इक्विटी शेयर्स कितने थे? 3 लाख शेयर्स थे। इसका मतलब जब 1/10 को हमने शेयर्स पे इंटरिम डिविडेंड दिया, उस वक्त शेयर्स कितने थे? 3 लाख पे। उस पे कितना परसेंट डिविडेंड आएगा? 8%, 24। ये भी हमने CFO में ऐड कर दिया। तो टोटल डिविडेंड अमाउंट कितना आ गया? 46। तो जितना भी डिविडेंड अमाउंट आएगा CFO में ऐड कर देंगे और फाइनेंसिंग में लेस कर देंगे। तो आप देखेंगे तो इस आंसर में टोटल CFO कितना आ गया? 246। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश कितना जनरेट हुआ? 1,54,000। टोटल कैश कितना आ रहा है? 4 लाख। चेक कर लेते हैं। देखिए 3 लाख से 7 लाख हो गया, तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 लाख मेरा बढ़ा है। तो दिस इज एन एडजस्टमेंट फॉर डिविडेंड। तो आई होप आपको इस वीडियो में प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड की एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। तो again my humble request, if you like my video, do please subscribe my channel. Thank you.